कुछ लगातार जारी है। नॉन स्टॉप कवरेज आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपसे कुछ देर पहले लोकसभा में अपना संबोधन दिया है। महिला आरक्षण से जुड़े संवैधानिक संशोधन विधेयक पर इस समय लोकसभा में चर्चा जारी है। 3 दिन इस विशेष सत्र को बुलाया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कई बड़ी बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि पहले ही बड़ी देर हो चुकी है और लोकसभा में जिस तरीके से अब भागीदारी बढ़ेगी और राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, उस सभी इस ऐतिहासिक क्षण का हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं और सभी को एक साथ मिलकर इसमें आना चाहिए। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में आइए आपको सुनवाते हैं। जो भी राजनीतिक जीवन में सफलतापूर्वक आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको ये मान के चलना पड़ेगा कि पिछले 25-30 साल में लाखों बहनें ग्रासरूट लेवल पर लीडर बन चुकी हैं। अब उनके अंदर सिर्फ यहां 33% का नहीं, वहां भी वो आपके फैसलों को प्रभावित करने वाली है। और इसलिए जो आज विरोध करेंगे उसको लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी, लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी। और इसलिए राजनीतिक समझदारी भी इसी में है कि हम ग्रासरूट लेवल पर महिलाओं की जो पॉलिटिकल लीडरशिप खड़ी हुई है, उसको आपने अब कंसीडर करना पड़ेगा। हमारे देश में जब से विमेन रिजर्वेशन को लेकर के चर्चा हुई है और उसके बाद जब जब चुनाव आया है, हर चुनाव में महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिसने विरोध किया है, जिसने विरोध किया है, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया है। उनका हाल बुरे से बुरा किया है। लेकिन ये भी देखिए कि 24 के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ कि 24 में सबने सहमति इसको पारित किया, तो ये विषय ही नहीं रहा। किसी के पक्ष में पॉलिटिकल फायदा नहीं हुआ, किसी का नुकसान भी नहीं हुआ। सहज रूप से जो मुद्दे थे, उन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा, क्योंकि 24 में सब साथ में थे। कुछ लोग यहां हैं, कुछ लोग नहीं है, लेकिन सब साथ में थे। आज भी मैं कहता हूं, अगर हम सब साथ में जाते हैं तो इतिहास गवाह है कि किसी एक के राजनीतिक पक्ष में नहीं जाएगा। ये बात सही है कि मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं, लेकिन मेरा दायित्व समाज के सबको साथ लेके चलने का है और यही मेरे संविधान ने मुझे यही रास्ता दिखाया है। मेरे लिए संविधान ही सर्वोपरि है और इसलिए ये संविधान की ताकत है कि मेरे जैसा अत्यंत छोटे समाज का, अति पिछड़े समाज के व्यक्ति को इतना बड़ा दायित्व देश ने दिया। और इसलिए मैं तो देशवासियों का ऋणी हूं और मैं तो संविधान निर्माताओं का ऋणी हूं कि जिसके कारण आज मैं यहां हूं। आज पूरा देश और विशेष करके नारी शक्ति हमारे निर्णय तो देखेगी, लेकिन निर्णय से ज्यादा हमारी नीयत को देखेगी। और इसलिए हमारी नीयत की खोट देश की नारी शक्ति कभी माफ नहीं करेगी। विकसित भारत का मतलब केवल उत्तम प्रकार के रेल, रास्ते, इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ आर्थिक प्रगति के आंकड़े, सिर्फ इतने से ही विकसित भारत की सीमित कल्पना वाले हम लोग नहीं हैं। हम चाहते हैं कि विकसित भारत जिसके नीति निर्धारण में सच अर्थ में
सबका साथ सबका विकास का मंत्र समाहित हो, देश की 50% जनसंख्या नीति निर्धारण का हिस्सा बने, ये समय की मांग है। संसद के बजट सत्र की 3 दिन की ये विशेष कार्यवाही आज से शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में आज से कुछ देर पहले संबोधन दिया है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण से जुड़े ये जो संवैधानिक संशोधन विधेयक है उसको लेकर कई बड़ी बातों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और कहा है कि सबको एक साथ मिलकर इस महत्वपूर्ण दिन में सभी को सहभागिता निभानी चाहिए। और जिस तरीके से पंचायतों से लेकर पार्लियामेंट में महिलाओं की भागीदारी दिखेगी, ये अपने आप में महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बेहद अहम है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित राष्ट्र की बात की, कहा कि जब हम विकसित राष्ट्र का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें महिलाओं की राष्ट्रीय भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी भी आगे आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पंचायतों में जब आरक्षण हुआ तब तो किसी ने विरोध नहीं किया, फिर आज इसका विरोध क्यों हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनके लिए संविधान सर्वोपरि है और इसी संविधान की वजह से आज उनको ये मौका मिला है कि वो लोकसभा में इस तरीके से आके ये सब कह सकें और अपने विचार रख सकें। उन्होंने कहा कि ये जो महिला आरक्षण से जुड़ा ये जो बिल है और जो ये संविधान संशोधन विधेयक है, ये 25 से 30 साल पहले यानी कि पुरानी सरकारों को लागू कर देना चाहिए था, लेकिन वे नहीं कर पाए। महिला आरक्षण को अगर पहले भी कभी लागू नहीं किया गया तो कई बार प्रायश्चित करना पड़ा। ऐसा प्रायश्चित ना करना पड़े, इसके लिए उन्होंने कहा कि इसमें कोई राजनीतिक रंग नहीं होना चाहिए और इस रंग में कोई भंग ना डाले, दलगत राजनीति में ना पड़े, कोई दल इसको लेकर विरोध ना करें। ऐसे में सब इसके साथ आए, क्योंकि अगर परिसीमन की कोई बात है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साफ कर दिया है कि परिसीमन को लेकर कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई अन्याय नहीं होगा, अगर होगा तो सिर्फ सभी के साथ न्याय। उन्होंने कहा कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक मैं गारंटी देता हूं, मैं वायदा करता हूं कि सभी के साथ न्याय होगा। एक बार आप 33% आरक्षण लागू तो होने दीजिए, 33% आरक्षण के साथ महिलाओं को अपनी राष्ट्रीय भागीदारी निभाने तो दीजिए, फिर आगे देखेंगे क्या होता है। रुकते हैं यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, आगे भी नारी शक्ति वंदन पर हमारी ये विशेष पेशकश जारी रहेगी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश नारी शक्ति वंदन पर। आइए अब ग्राफिक्स के जरिए एक नजर डालते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में क्या मुख्य बातों का जिक्र किया है। नारी शक्ति वंदन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़ी बातें कही हैं, जहां संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में इसको एक ऐतिहासिक पल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया। उन्होंने कहा कि अगर ये लागू होता है तो देश की दशा और दिशा तय करने वाला ये विधेयक है। साथ ही देश की आधी आबादी यानी कि 50% आबादी को हिस्सेदार बनाने का, राष्ट्रीय भागीदारी में आगे बढ़ाने का ये मिल रहा है हम सभी को सौभाग्य। ये निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी, ये सिर्फ और सिर्फ न्याय करेगी और महिलाओं की भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी, राष्ट्रीय भागीदारी को सुनिश्चित करेगी। परिसीमन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़ी बातें कही, जिसको लेकर विपक्ष को संशय। उन्होंने कहा कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, चाहे उत्तर हो या दक्षिण हो, सभी के साथ न्याय होगा। राष्ट्र के रूप में विचार करना हम सभी का दायित्व है। हम नारी शक्ति को उनका हक दे रहे हैं और साथ में और कुछ नहीं दे रहे। उनका हम नारी शक्ति को कुछ नहीं दे रहे हैं तो सिर्फ उनका हक दे रहे हैं। नियत साफ है तो शब्दों का खेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा हमारी इस सरकार की नियत साफ है, मुझे इसका कोई दायित्व नहीं चाहिए, अगर आपको क्रेडिट लेना है ले लीजिए। ये समय की मांग है, यही समय है, सही समय है। और जिस तरीके से हम 50% आबादी को राजनीतिक भागीदारी में जोड़ रहे हैं, राष्ट्र निर्माण में जोड़ रहे हैं, ये एक अहम पल है। सामूहिक शक्ति से परिणाम अच्छे मिलते हैं, उनका सभी को साथ मिलकर चलने की ज़रूरत है। टुकड़ों में चलने से हम जिस इच्छा शक्ति से हम इस बिल को लाए उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। इस राजनीतिक रंग देने की ज़रूरत नहीं है, दलगत राजनीति में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। यह आधी आबादी को राष्ट्र निर्माण में का देने का मौका है। और साथ ही उन्होंने कहा कि संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में ये एक
ऐतिहासिक पल है, हमारी लोकतंत्र की विकास यात्रा रही है और देश अब एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। इस मंथन से जो अमृत निकलेगा ये देश की दशा और दिशा तय करने वाला विधेयक होगा। हम पहले ही देर कर चुके हैं। 21वीं सदी में भारत एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। देश के आधी आबादी को हिस्सेदार बनाने का सौभाग्य हम सभी को मिल रहा है और ये जो निर्णय प्रक्रिया में हम महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित कर रहे हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। परिसीमन को लेकर जो विपक्ष कई बार हंगामा कर रहा है और कह रहा है कि परिसीमन को लेकर कई तकनीकी कारण लेकर आ रहा है, उसने प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस जनगणना 2011 की जनगणना को आप लेकर आए थे वो अनुपात के साथ ही हम परिसीमन करेंगे। हम नारी शक्ति को उनका हक दे रहे हैं जो 25 से 30 साल पहले ये हक मिल जाना चाहिए था, वो हक हमें अभी तक नहीं दिया था। तो पंचायत से लेकर पार्लियामेंट में अब महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। नीयत साफ है, उन्होंने कहा इसी नीयत साफ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और इसी नीयत के साथ हम ये महिलाओं के आरक्षण से जुड़ा जो संवैधानिक संशोधन विधेयक है उसको लेकर आए हैं। विपक्ष को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि विपक्ष जो इसको लेकर विरोध कर रहा है, परिसीमन को लेकर कर रहा है, आप ये गारंटी ले लीजिए, ये मेरा वायदा ले लीजिए, या जिस भाषा में आप ये वायदा लेना चाहते हैं वो ले लीजिए, क्योंकि क्रेडिट जो है अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं आपको ये ब्लैंक चेक के तौर पर ये क्रेडिट देता हूं, आप ये ले लीजिए। राजनीतिक रंग इसको देने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि महिलाओं ने सदन को हमेशा समृद्ध किया है और राष्ट्र को समृद्ध किया है, सुदृढ़ किया है। अगर महिलाओं को हम भागीदारी दे रहे हैं आरक्षण के तौर पर तो देश के विकास में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। और उन्होंने पिछले कुछ सालों की बात की, पिछले दशकों की बात की कि महिलाओं के आरक्षण के साथ अगर कोई नाइंसाफ़ी हुई है तो महिलाओं ने उसे माफ़ नहीं किया है। तो ये पल आ चुका है कि महिलाओं को उनका हक मिलना चाहिए। अब आगे बढ़ेंगे कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने भी सदन में कई बड़ी बातों का जिक्र किया और इससे पहले चर्चा में भाग लेते हुए अखिलेश यादव ने लोकसभा में कहा और परिसीमन को लेकर कई बड़ी बातें क्या कही अखिलेश यादव ने, आइए लोकसभा में वो आपको सुनवा देते हैं। समाजवादी पार्टी महिला आरक्षण के पक्ष में है और समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है कि हम लोगों ने हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। हम समाजवादी लोग जेंडर जस्टिस और सोशल जस्टिस के पक्ष में हैं और महिलाओं का आरक्षण 33% हो उसके भी पक्ष में हम लोग बोल रहे हैं। और ये तो महिला आरक्षण को हाँ लेकिन परिसीमन को ना, ये कहना है अखिलेश यादव का। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि ये देश के इतिहास में क्रांतिकारी बिल है। क्या कुछ कहा ये आपको सुनवाते हैं। महिलाओं के लिए ऐतिहासिक बिल है और मुझे लगता है कि देश के इतिहास में एक क्रांतिकारी बिल है जो महिलाओं के लिए लोकतंत्र में बराबरी का मौका मिलेगा। इसके साथ कुछ और बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया आई है वो भी आपको बता देते हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने महिला आरक्षण पर कांग्रेस के दावों को भ्रामक और सच्चाई से कोसों दूर बताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए पोस्ट में मालवीय ने ऐतिहासिक तथ्यों का हवाला देते हुए कांग्रेस पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया। क्या कहा उन्होंने लिखा कि 1996 में एचडी देवेगौड़ा सरकार के दौरान पहली बार महिला आरक्षण विधेयक पेश हुआ, लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने इसे आगे नहीं बढ़ने दिया। इसके बाद क्या हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार आई और 1998, 1999, 2002 और फिर 2003 में 4 बार विधेयक लाने की कोशिश की गई, लेकिन कांग्रेस के समर्थन के अभाव में यह पास नहीं हो सका। मालवीय के अनुसार 2008 में यूपीए सरकार के दौरान विधेयक राज्यसभा में पेश होता है और 2010 में पारित भी हो जाता है, जिसमें बीजेपी ने समर्थन दिया, लेकिन इसके बाद कांग्रेस अपने ही विधेयक को लोकसभा में नहीं ला सकी और यह निष्प्रभावी हो गया। और उन्होंने सवाल उठाया कि जब सत्ता में रहते हुए अवसर था तब कांग्रेस इसे आगे क्यों नहीं बढ़ा सकी। मालवीय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सार्वजनिक रूप से महिला सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन विधायी संस्थाओं में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व देने से पीछे हटती रही है। उन्होंने कहा कि दशकों तक कांग्रेस कहना कुछ करना कुछ की राजनीति करती आई है और तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए वास्तविक बदलाव को टालती रही है। मालवीय ने दावा किया है कि साल 2023 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये स्पष्ट बहुमत
और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ महिला आरक्षण विधेयक आखिरकार हकीकत बना, जबकि कांग्रेस अब भी इसके क्रियान्वयन में बाधा डालने की कोशिश कर रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। नारी शक्ति वंदन पर हमारी खास पेशकश ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी। जुड़े रहिए आप डीडी न्यूज के साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नारी शक्ति वंदन पर हमारी एक खास पेशकश जारी है और आगे बढ़ेंगे। बस्ती में महिला आरक्षण बिल को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बातचीत के दौरान महिलाओं ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 33% आरक्षण लागू करना एक ऐतिहासिक कदम है, जिससे महिलाओं को राजनीति में नई पहचान और भागीदारी मिली है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा बदलाव बताया। महिलाओं का कहना था कि आज़ादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने इतना बड़ा निर्णय लिया है, जिससे देश को महिला प्रधान बनाने की दिशा में मजबूत आधार तैयार हुआ है। क्या कुछ कहना है ग्राउंड जीरो पर महिलाओं का, आइए आपको सुनवाते हैं। पिछले दशकों में हम सिर्फ वोट डालने तक राजनीति में इस्तेमाल होते थे। अब हम सदन में बैठेंगे। जो महिलाएं जिनको उज्ज्वला कनेक्शन मिलता था कि हाँ आप घर में बैठिए रोटी बनाइए, वो महिलाएं भी अब पंचायती चुनाव लड़ेंगी, वो महिलाएं भी अब विधायकी लड़ेंगी, वो महिलाएं भी अब सांसदी लड़ेंगी। तो अब इससे ज्यादा सम्मान मुझे नहीं लगता किसी सरकार में मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, योगी जी का, कि महिलाओं को भी समानता का अधिकार उन्होंने दिया। अभी तक हम राजनीति में सिर्फ एक जो कहते हैं ना कि मोहरा हुआ करते थे, महिलाएं मोहरा हुआ करती थी, राजनीति करती थी, लेकिन वो प्रतिफल उनको नहीं मिलता था। आज हम विधानसभा से लेकर संसद तक अपना जो भी हमारा आरक्षण 33% हमें मिला है, उससे हम अपनी भागीदारी कर सकते हैं और अपनी आवाज को बुलंद करके अपनी जो नारी शक्ति की समस्याएं हैं उनको संसद में ला सकते हैं। मैं कितना धन्यवाद करूं अपनी सरकार का, जिन्होंने हमें उस बराबरी के दर्जे में, समाज में बराबर के अधिकार के दर्जे में बैठाया। और अब जितना पुरुष बैठेगा उससे कहीं ज्यादा महिलाएं सदन में बैठेंगी, संसद में बैठेंगी, विधानसभा में बैठेंगी और पंचायत में बैठेंगी, हर जगह अब हमें बराबरी का अधिकार मिला। इसके लिए मैं बहुत 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 आभारी हूँ। और इस समय हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़ चुके हैं। फराह फैज हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, साथ ही अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट पे। फराह जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल यही फराह जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम सभी ने सुना भी लोकसभा में, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ यह है परिसीमन को जोड़ा हुआ, क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है महिला आरक्षण को तो हाँ है लेकिन परिसीमन को लेकर ना है। परिसीमन को लेकर अगर कानूनी लिहाज से देखें तो आखिरकार क्या पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जो इशू बनाया गया है परिसीमन को, पहली तो मैं बात यही बता दूं कि ये बेवजह का इशू बनाया हुआ है। इस मुद्दे को जो है वो हल्का करने के लिए, अगर हम कानूनी तौर से देखें तो क्योंकि ये प्रोविज़न है कि पहले जनगणना होगी, उसके बाद में डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद में इस अधिनियम को जो है वो लागू किया जा सकता है। और अगर हम उस प्रोसेस से चलेंगे तो ये अभी 2029 में जो है वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा और इसके लिए हमें अभी और सालों का इंतज़ार करना पड़ेगा। कई सालों के बाद में जो है हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये आएगा। ये पिछले 30 साल से हम इस चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आप इसको इस तरह से दांव पेच में उलझा दिया जाए या कुछ कर दिया जाए तो ये महिलाओं के अधिकारों पर कुठाराघात होगा। आप ये देखिए कि आज़ादी के 75 वर्ष गुजर चुके हैं और आज क्या आंकड़ा है सदन में महिलाओं के नेतृत्व का, 15% भी नहीं छू पा रही हैं। राज्यसभा में तो स्थिति और भी खराब है, 10-11% तक अटकी हुई है। तो अगर कोई भी पार्टी, मैं चलिए ठीक है कांग्रेस पार्टी है या और जो पार्टी हैं जो डिलिमिटेशन के पॉइंट पे इस चीज़ को उलझा रही हैं, तो मेरा उनसे ये सवाल है कि उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए या महिलाओं के नेतृत्व के लिए अभी तक क्या किया है? अपनी पार्टी में कितने महिलाओं को जो है उन्होंने टिकट दिया है, कितने महिलाओं का रिप्रेजेंटेटिव जो है वो चुन करके भेजा है सदन में? तो अगर आज ये मुद्दा उठाया जा रहा है
तो ये बिला वजह की कवायद है। और देखिए, मैं तो एज एन एडवोकेट जो है ये अपनी बात को कह सकती हूँ कि जब कोई हमारे पास में केस आता है तो हमें निगेटिविटी में से अपनी पॉजिटिव वे को तलाश करना होता है और अपने क्लाइंट को रिलीफ दिलाना होता है। तो अगर आप इतने महिला हितैषी हैं और आपको लग रहा है कि महिलाओं का जो आंकड़ा है वो कम होगा अगर हम इस 2011 के आंकड़े के हिसाब से इसको इम्प्लीमेंटेशन होने देते हैं, तो आप ये सोचिए कि सबसे पहली बात, कुछ ना कुछ तो महिलाएं चुन करके जाएंगी ही। दूसरी बात ये है कि आपको एक जो अपॉर्चुनिटी आज मिली है, ख़ास तौर से अगर मैं कांग्रेस की बात करूं, जो अपॉर्चुनिटी आपने मिस कर दी 1986 में शाहबानो के टाइम में, जो अपॉर्चुनिटी है, जो अपना ख़राब रवैया, अपना विमेन अगेंस्ट वाला जो मुखड़ा उन्होंने शो किया है ट्रिपल तलाक के टाइम में, तो उस सब चीज़ों को धोने का वक्त है इनके पास में। इन्हें वेलकम करना चाहिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के इस स्टेप का, और इसमें क्या बेहतर बदलाव होने चाहिए जिससे महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन जो है वो मजबूत हो सके, वो बताना चाहिए। वर्तमान समय की मांग है जिसको करना बड़ा जरूरी है, और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार भी इस बिल के जरिए लाने की कोशिश ये कर रही है। लेकिन वर्तमान लिहाज से देखें, अगर वर्तमान समय में ये जो महिला आरक्षण से जुड़े जो 3 संविधान संशोधन विधेयक है कितने जरूरी है, कितने अहम है, समय की क्या मांग है कि आज लोकसभा में जो सीट्स है उनका विस्तार किया जाए, परिसीमन को लेकर जो एक लंबी मांग की जा रही थी उसको आगे किया जाए, क्योंकि अगर परिसीमन ये लागू होगा तभी तो महिला आरक्षण जो है वो लागू हो पाएगा। और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कहा कि 2029 में लोकसभा के इलेक्शन होंगे और विधानसभाओं के इलेक्शन होंगे, उसमें महिला आरक्षण मिलेगा। देखिए, वही मैंने अभी बात कही है कि इसमें किस तरह से और इसको बेटरमेंट ला सकते हैं। इसमें हमें इस चीज़ पे सोचना है, ना कि इस चीज़ को सोचना है कि ये बिल आने से कैसे रुके। सारी पार्टीज़ को इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर वो इस पर ध्यान देंगी तो जनता भी उन्हें हाथों हाथ लेगी, और उन्हें इस बात का डर नहीं होना चाहिए कि समाज में जो है उनका वोट बैंक खिसक जाएगा, उनको वोट बैंक नहीं, उनका जो है वो कम हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें नहीं होने देना चाहिए। अगर उनका समाज में एक पॉजिटिव वे में काम रहा है, उनके प्रतिनिधियों का काम रहा है, तो उनका वोट बैंक कहीं जाने आने वाला नहीं है जी। अगर आपने काम नहीं किया है तो ये आपके मन में ये डर है कि अगर ये सारे बिल पर चर्चा हो गई, ये सारे चीज़ें जो हैं वो मान ली गई, नरेंद्र मोदी जी जो एक वो ला रहे हैं, बिल ला रहे हैं, तो इससे जो है उनकी वोट बैंक को जो है झटका लगेगा। तो वो डर जो है वो कहीं ना कहीं खुल करके सामने आ रहा है। हालांकि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कोई भी नहीं करता, ये लोग भी नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल फराज जी, क्योंकि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और आपने सामाजिक लिहाज से ग्राउंड लेवल पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी होंगी जो महिलाओं की समाज के उस वर्ग के साथ जुड़ी हैं जो नेतृत्व करना चाहती है लेकिन किसी कारणवश नहीं कर पाती हैं, क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारी है, फिर और अन्य जिम्मेदारी। लेकिन अब जिस तरीके से पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक महिलाओं को जो ये हक दिया जा रहा है, जो हक उनका कहीं ना कहीं बहुत समय से पेंडिंग था, उस हक को लेकर आप क्या सोच रही हैं कि महिलाएं अब राष्ट्रीय भागीदारी में आगे बढ़ेंगी, साथ ही नीति निर्माण में भी, उस फैसले में भी एक अहम भूमिका निभाती हुई नजर आएंगी? बिल्कुल। देखिए, अगर आज तक क्या हो रहा था, ये हमारा पुरुष प्रधान समाज था। महिलाओं की कोई भी पीड़ा है, महिलाओं की कोई भी समस्या है, महिलाओं से जुड़े कोई भी मुद्दे हैं, तो महिलाएं सिर्फ जो है सड़क पर अपनी आवाज़ उठाती थी या कोर्ट तक चली गई, जैसे शाहबानो गई, जैसे हम लोग गए थे ट्रिपल तलाक को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ से जजमेंट आता था। लेकिन अल्टीमेटली क्या, पार्लियामेंट में आकर के ही नीति का निर्माण होना था, कानून बनना था, वहाँ पॉजिटिव जो है वो सपोर्ट मिलना चाहिए था। जिस तरह से जजमेंट को वो नहीं मिला, ना शाहबानो के टाइम में, ना ट्रिपल तलाक के टाइम में। तो अगर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन सदन में रहेगा तो एक तो ये चीज़ कम हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि बहुत सारा टैलेंट है जो हमारे समाज में है, जो आगे आ सकता है, लेकिन उनको आगे नहीं लाया जाता। टिकट्स उनको नहीं मिलते, महिलाओं को टिकट नहीं मिलते, उनकी जगह पर पुरुषों को टिकट्स मिलते हैं। तो अगर ये मिल जाता है रिजर्वेशन, तो उसमें क्या होगा, मजबूरी हो जाएगी कि टिकट जो है वो महिलाओं को ही दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में महिलाओं का आधा संघर्ष खत्म हो गया, वो टिकट मिल गया और वो चुन करके सदन में पहुंच रही हैं। तो वहाँ पर जितनी
भी नीतियों का निर्माण है उसमें सबसे अच्छी बात क्या होगी कि ट्रांसपेरेंसी होगी, उसमें एक संवेदना होगी। जो आज मैं मतलब मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है कि जो अब सदन में जिस तरह का माहौल है, जिस तरह से ये बिल बन रहे हैं वो, तो उसमें कहीं ना कहीं वो जो ट्रांसपेरेंसी है वो कहीं थोड़ा सा कम है। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि जो महिलाएं हैं वो बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करती हैं, बहुत डेडिकेशन के साथ काम करती हैं। तो अगर आप, और जैसे हम अगर छोटे से यूनिट परिवार की भी अगर हम बात करें तो वो परिवार जहां पर महिलाओं की भागीदारी है। लेकिन हम लोकसभा की कार्यवाही की तरफ एक बार फिर से रुक करेंगे। बैठ करके वो इस देश का नेतृत्व करे, देश की नीतियों का निर्माण करे और अपने हक की बात वो खुद रखे। महोदय, महिलाओं को किसी की सहानुभूति की जरूरत नहीं है, महिलाओं को बस सामान्य अधिकार की जरूरत है। हम दुष्यंत कुमार जी की एक कविता पढ़ना चाहेंगे इस सदन में। हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा सी निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, मगर शर्त यह थी कि इसकी बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही हो कहीं ना कहीं, मगर ये आग जलनी चाहिए। ये आग नहीं, ये ज्वाला है और ये ज्वाला तब तक प्रज्वलित रहेगा जब तक नारियों को सशक्तिकरण से नारी नेतृत्व का रास्ता हम नहीं तय कर पाते। बिहार की बेटी, देश की बेटी होने के नाते हम तमाम माताओं बहनों को शुभकामनाएं देंगे और विपक्ष से विनम्र अनुरोध करेंगे कि साथ में आइए और बेटी के हक की लड़ाई लड़िए और इस विधेयक को पारित करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। आइटम नंबर 4, माननीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। ऑनरेबल चेयरपर्सन मैम, आज की लोकसभा की संशोधित कार्य सूची के क्रम संख्या 4 पर अंकित दस्तावेज जो BL वर्मा जी के नाम से हैं, फॉर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री KC वेणुगोपाल जी। Thank you, Madam Chairperson. I raise to तो आप देख रहे थे लोकसभा की कार्यवाही। यहाँ लगातार चर्चा इस समय जारी है। महिला आरक्षण विधेयक से जो जुड़े 3 संविधान संशोधन विधेयक है उस पर लगातार चर्चा जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना संबोधन दिया है और यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरीके से महिला सांसद भी उठकर अपनी आवाज़ उठा रही हैं और कह रही हैं कि ये एक ज्वाला है, ये एक आग है और महिला सशक्तिकरण से अब महिला नेतृत्व की और ये जो ज्वाला है वो अब आगे बढ़ चली है। हमारे साथ चर्चा के साथ फराह फैज़ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता है और अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट की। आप एक बार फिर से लोकसभा की कार्यवाही की तरफ चलेंगे जहां KC वेणुगोपाल अपने विचार। He has never uttered a single word about the delimitation provision on this bill. All the members from the opposition bench raise a serious concern about the provision which the government of India are taking away the constitutional cover of the delimitation issue. Prime Minister never uttered a single word. Then he is only speaking about the women reservation. Madam, we passed the women reservation in 2023 unanimously. That was passed in 2023. Now we are sitting in 2026. 3 years already passed. Then now you are coming with a legislation that, and Prime Minister is advising to us, if you are opposing this bill, then your future politics will be in danger. What is it, sir? What is it, madam? Complete drama by a Prime Minister. Drama by Kiran Rijiju, we can understand. But complete drama by a Prime Minister. Sir, madam, I didn't understand that at all. We didn't understand. Yes. Madam Speaker, Madam Chairperson, who stopped the women reservation bill? We, everybody passed. माननीय सदस्य Madam,
का प्रयोग नहीं कर सकते वो रिकॉर्ड से हटाया जाए। I have 2-3 simple questions, madam, to the Prime Minister of India. Okay, you are now telling that you are very much keen about implementation of the Women Reservation Bill. I already told Parliament already passed the Women Reservation Bill 3 years before. कांग्रेस एक बार फिर इस बिल का विरोध कर रही है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपसे कुछ देर पहले संबोधन दिया उसको लेकर भी कहीं ना कहीं पलटवार करी। केसी वेणुगोपाल अभी भी लगातार परिसीमन को लेकर और विमेन रिजर्वेशन को लेकर अपने सवाल उठा रहे हैं। वो साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, जिस बिल की बात कर रहे हैं, वो 2023 में पहले ही पास हो चुका है, लेकिन जिस विरोध की वो बात कर रहे हैं उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई जवाब नहीं दिया। फराह फैज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, लगातार एक बार फिर से उनके साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फराह जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है परिसीमन को लेकर और साथ ही महिला आरक्षण जो विधेयक है उसको तो पहले से ही मंजूरी मिल चुकी है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं विरोध चल रहा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपसे कुछ देर पहले कहा कि ये तो 25-30 साल पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक समझदारी नहीं थी, एकजुटता नहीं थी, इस वजह से कहीं ना कहीं ये बार बार इसमें विलंब हुआ और देरी हुई। बिल्कुल, देखिए हमेशा से जो सवाल रहा है वो महिला सशक्तिकरण का रहा है। महिलाओं को सशक्त करने के लिए आप नारेबाजी या बहुत सारी जो है वो जुमलेबाजी ज़रूर हुई है, लेकिन एक्चुअल में महिलाओं को सशक्त करने के लिए, महिलाओं के स्वावलंबन के लिए, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए इस तरह की कोई कवायद नहीं हुई है या इस तरह के कानून नहीं आ सके हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जब भी कांग्रेस के पाले में ये वाली गेंद गई है, उन्होंने हमेशा से जो है वो अपना एंटी विमेन का जो चेहरा है वो उनका सामने आया है। वो सामने से बात करते हैं महिलाओं के हितैषी होने की, लेकिन जब भी इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, किसी कानून बनाने की बात आती है, तो वो हमेशा बैकफुट पर नजर आते हैं। तो आज उनके पाले में ये गेंद आई है, उन्हें जो है वो बिल्कुल मुखर होकर के, जिस तरह से अभी केसी वेणुगोपाल भी बोल रहे हैं कि हमने यूनानिमसली जो है वो 2023 में जो है इस बिल को पास हुआ था और हम सब लोगों की सहमति इस पर थी, तो आज भी बिना किसी ची चा के इस बिल को जो है वो पास करने देना चाहिए था। फराह जी, यहाँ आपको रोकना चाहेंगे, लेकिन इस समय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू लोकसभा में Please don't mislead. Kiran Rijiju, we the party Indian National Congress made first women prime minister of this country, Indira Gandhi. That prime minister, I'm sorry to say that prime minister was not like our existing prime minister. That prime minister never surrendered to use us like this. इस समय आप देख रहे हैं कि लोकसभा की कार्यवाही में पक्ष विपक्ष आमने सामने है। एक तरफ विपक्ष लगातार हमले के मोड में है, व्यवधान लाने की कोशिश कर रहा है, वहीं पक्ष अपनी बात रखते हुए और साथ ही साथ बिल्कुल सामंजस्य के साथ अपनी बात रखते हुए रख रहा है। और जिस तरीके से अभी विपक्ष की तरफ से कहीं ना कहीं एक ऐसी टिप्पणी आई जिसको लेकर पक्ष ने आपत्ति जताई है, तो ऐसे में देख रहे हैं कि लोकसभा की कार्यवाही में दोनों तरफ से विचारों का आदान प्रदान चल रहा है। फराह जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। फराह जी, आप अपनी बात रख रही थी। हाँ जी, मैं ये कह रही थी आज कांग्रेस के पास में जो है एक अपॉर्चुनिटी है और उसको उसी तरह से इसके में सपोर्ट करना चाहिए जैसे उन्होंने 2023 में जो है इस बिल को पारित होने में अपना सहयोग प्रदान किया था। इससे क्या है कि उनका जो एक एंटी वीमेन का चेहरा है वो कहीं ना कहीं उसकी भरपाई होगी और एक पॉजिटिव मैसेज समाज में जाएगा कि कांग्रेस जो है वो महिलाओं की हितैषी है, महिलाओं के फेवर में है, महिलाओं के अगेंस्ट नहीं है। और देखिए, आप ये कह रहे हैं कि बंगाल के चुनाव से ठीक थोड़े से टाइम पहले ही आपने जो है ये वाला मुद्दा क्यों किया, ये आप जो है ध्यान भटकाना चाहते हैं जी। तो ये आप इसको नेगेटिव वे में ना लेकर के जाएं, आप इसको पॉजिटिवली लीजिए। आपको ये सपोर्ट में आना चाहिए था और ये कहना चाहिए था कि इतने क्रूशियल वक्त में भी जब आप आपने इस तरह का ये इशू रेज किया है तो हमने अड़ के आपको सपोर्ट किया है और हम जो है वो महिलाओं के फेवर में, महिलाओं के अगेंस्ट नहीं है। लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा है और ये सिर्फ और सिर्फ क्या है कि अगर रूलिंग पार्टी कोई काम कर रही है तो उसमें अड़ंगा कैसे लगाया जाए, उसको कैसे रोका जाए, कैसे उसका ध्यान बाधित किया जाए, ये सब जब अब लोकसभा में इस पर चर्चा चल ही रही है, पक्ष विपक्ष आमने सामने, लेकिन कानूनी तौर पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी,
अगर परिसीमन को लेकर एक मंजूरी मिल भी जाती है, ये अधिनियम कानून में तब्दील हो भी जाता है, तो क्या फिर भी कोई चुनौतियां रहेंगी, कोई कानूनी अड़चनें रहेंगी, या महिलाओं के लिए संसद और विधानसभाओं के लिए में 33% आरक्षण के साथ रास्ता साफ हो जाएगा? देखिए, अगर ये बिल पारित हो जाता है तो उसके बाद में तो ये अभी ये फिर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के पास में जाएगा। उसके बाद में जा कर के ये फिर फाइनल कानून का एक शक्ल इख्तियार करेगा और तब उसके ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो अभी रास्ता लंबा है और सबसे बड़ी जो चुनौती है वो ये है कि जो बीजेपी सरकार है या जो एनडीए सरकार है, इसके पास में पूरा 2/3 का बहुमत नहीं है। अभी इनको पूरा 2/3 का बहुमत जुटाना है और इनकी सीट्स कम हैं, तो वो 2/3 का बहुमत जब हो पाएगा तभी जो है ये बिल जो है यहाँ से पारित होकर के आगे जा पाएंगे। तो ये इतना आसान रास्ता नहीं है और ये चुनौतीपूर्ण रास्ता है जो हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जो है वो तय करना है और वो तय कर भी रहे हैं। उनकी नियति हमेशा से साफ रही है, पूरे समाज के सामने रही है और ये महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में या महिलाओं को स्वावलंबी करने की दिशा में या महिलाओं को सपोर्ट करने की दिशा में कोई पहला कदम नहीं है। इससे पहले भी जो है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए जो है बहुत सारे काम किए हैं, चाहे तो वो फिर वो मैटरनिटी लीव को बढ़ा करके 6 महीने तक कर दिया जाए। आज एक माँ जो है बड़े आराम से 6 महीने तक अपने बच्चे की जो केयर कर सकती है, क्योंकि उसको ये परेशानी नहीं है, उसको ये दुविधा नहीं है कि अगर वो छुट्टी ले लेगी तो उसकी सैलरी कट जाएगी। 6 महीने तक उसको पेड लीव मिल सकती है। अगर हम बात करें तो ट्रिपल तलाक कानून सबके सामने है, किस तरह से सब चीज़ों को झेलते हुए, किस तरह पोजीशन को झेलते हुए वो बिल पारित हुआ और फिर एक एक्ट फ्रेम हुआ और महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को ख़ास तौर से जो अधिकार मिला और जो हमारे यहाँ की वो फतवा फैक्ट्री है जो तलाक 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 कह देने पे उसको जो है वो वैलिड तलाक डिक्लेयर कर दिया करते थे फतवा दे करके, और औरत और बच्चों की ज़िंदगी ख़राब होती थी। आज वो चीज़ नहीं है। और अगर बात करें तो जैसे फराह जी, क्योंकि आपने यहाँ फतवा की बात करी, मुस्लिम भागीदारी की बात करी, क्योंकि आप एक मुस्लिम समाज से आती हैं, मेरा यहाँ एक पर्सनल क्वेश्चन भी है। आपने एक लंबा वक्त देखा है सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर, एक अधिवक्ता के तौर पर, अगर ये बिल पास होता है तो महिलाएं जो मुस्लिम समाज से आती हैं उनके लिए भी ये कितना बड़ा कदम होगा? बिल्कुल, ये मतलब आज जैसे महिलाएं अग्रणी हो चुकी हैं, महिलाएं सड़क पर हैं, महिलाएं आज शिक्षित हैं, महिलाएं अपने अधिकारों को जानती हैं, लेकिन उनको आगे बढ़ने के लिए रास्ता चाहिए। अब अगर रास्ता वो खुद से बनाएंगी तो वो बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण भी होगा, संघर्ष भरा भी होगा और टाइम टेकन भी होगा। लेकिन अगर ये रिजर्वेशन मिल जाता है तो क्या है, उनका संघर्ष आधा रह जाएगा। उनकी सीट रिजर्व है, अब उसको वोट उनको सीट उनको मिल ही जाना है, तो अब उनको चुन करके जाना है और नीति निर्माण में अपना योगदान देना है। तो मैंने जैसे पहले भी कहा था कि हमारे समाज में बहुत टैलेंटेड महिलाएं हैं जो आगे आना चाहती हैं, लेकिन उनके पास में जो है वो इस तरह के अवसर नहीं है। तो ये रिजर्वेशन जो है वो उनको जो है इस तरह के हम ये कह सकते हैं कि इस तरह के जो है अवसर प्रदान करेगा। अगर मैं मुस्लिम समुदाय की ख़ास तौर से बात करूं तो ट्रिपल तलाक का जो एक एक्ट फ्रेम हुआ है उसकी वजह से आज महिलाओं में इतनी जागृति है, इतनी जागरूकता है कि अब अगर सबको पता है कि अगर तलाक 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 बोल दिया गया तो उसको तलाक नहीं होगा। वो सीधे थाने जा कर के FIR कराने का हक है उसके पास में, और वो जाती है, अपनी FIR कराती है और अपनी लड़ाई बाकायदा लड़ती है। हालांकि बाकी सारी पार्टी ने उस टाइम भी बहुत वावेला मचाया था कि इसको क्रिमिनलाइज कर दिया गया, इसमें 3 साल की सज़ा का प्रोविज़न कर दिया गया, पति जेल चला जाएगा, ये हो जाएगा। तो मेरा तब भी कहना ये था कि पति जेल तब जाएगा जब ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा। बर्डन ऑफ प्रूफ तो लेडी के ऊपर ही है ना तब, लेकिन उस वक्त ये लोग इस चीज़ को समझने के लिए तैयार नहीं थे, इस चीज़ को एडमिट नहीं कर रहे थे कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो एक लेडी पर है। जब ये ट्रायल कंप्लीट होगा तो ही उसका हस्बैंड जेल जाएगा। अब सिर्फ चिल्लाना इनकी नियति थी और ये चिल्लाए और इन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि वो एक्ट फ्रेम ना हो, लेकिन वो एक्ट फ्रेम हुआ और महिलाएं जो हैं उस चुनौती का सामना कर रही हैं। अगर वो FIR कराती हैं तो उन्हें पता है कि उन्हें ही साबित करना है कि कैसे इसने 3 तलाक दे दिया है, 3 बार तलाक तलाक बोला है कि, और कैसे अपने राइट्स को जो है वो फराह जी, आपको लगता है एक लंबी लड़ाई हमने लड़ी है, एक लंबा संघर्ष यहाँ हमने देखा है,
विपक्ष को लग रहा है कि बड़ी जल्दबाजी में फैसले लिए जा रहे हैं। एक ऐसे समय में विशेष सत्र लेकर आया गया जब शायद उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ एक लंबा संघर्ष देखा है और महिला समाज ने, महिलाओं ने एक लंबा यहाँ आवाज़ उठाई है कि हमारी भागीदारी बढ़े और राष्ट्र निर्माण में हमारी भूमिका बढ़े। हाँ बिल्कुल, देखिए ये आवाज़ तो शुरू से ही चलती चली आ रही है, लेकिन उसकी सुनवाई कोई नहीं थी। अब अगर हम ये कहें कि भाई ये बहुत जल्दी में लाया जा रहा है, तो जल्दी तो कोई नहीं है। 2023 में यही पार्टीज कह रही थी कि आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, आप इसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, आप क्यों देरी लगा रहे हैं। आज जब ये इम्प्लीमेंटेशन होने जा रहा है तो अब यही पार्टीज कह रही हैं कि आप बहुत जल्दी कर रहे हैं। जल्दी कुछ नहीं है। अगर हम सिर्फ ये सोचें कि बंगाल में इलेक्शंस हैं तो उस टाइम पे ये नहीं होना चाहिए, तो आप ये बताइए कि इस देश में हर पूरे साल में कहीं ना कहीं चुनाव चलता रहता है। कहीं नगर पंचायत के चुनाव हैं, कभी तो प्रधानी के चुनाव हैं, कभी तो लोकसभा के चुनाव हैं, कभी तो विधानसभा के चुनाव हैं। इसी तरह से ये सारा टाइम जो है वो इलेक्शंस में ही गुजर जाता है। तो कब आएगा वो समय जब महिलाओं को उनका अधिकार मिलेगा, जब महिलाएं भी, आप कहते हैं कि महिलाएं जो है वो पुरुष के बराबर कंधे से कंधा मिला करके चल रही हैं, जब वो हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिला करके चल रही हैं, तो आप क्यों नहीं चाहते कि वो सदन में भी आपके कंधे से कंधा मिला करके खड़े हों? आप क्यों चाहते हैं कि उसको जो है वो सड़कों तक महदूद कर दें, स्ट्रगल उनका बढ़ा दें, उनको परिवारों में समेट दें, वो सिर्फ अपने घर की जो चार दीवारी में कैद होकर के रह जाएं? ये इस मानसिकता से ये पुरुष वर्ग जो है कब बाहर आएगा? और जहां तक इनका एक डर है कि पुरुषों की संख्या घट जाएगी, अब अगर ये इस तरह का कुछ, मैंने भी सुना है कि सीटों को बढ़ाया जा रहा है, 850 सीट्स हो जाएंगी, तो अगर 50% का इंक्रीमेंट हो रहा है, इसमें पुरुष को कहीं भी ये नहीं एहसास होना चाहिए कि उनकी संख्या कहीं ना कहीं घट जाएगी। ये महिलाओं को राष्ट्रीय भागीदारी में लाने का एक बड़ा ऐतिहासिक कदम है जो केंद्र सरकार इस अधिनियम के तहत लेकर आ रही है। फराज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, छोटा सा ब्रेक यहाँ लेना है, जल्द हाजिर होंगे और ब्रेक के बाद भी इस चर्चा को जारी रखेंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश नारी शक्ति वंदन पर। हमारी चर्चा लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन लोकसभा में दे दिया है। लोकसभा की कार्यवाही इस समय भी जारी है, लगातार चर्चा हो रही है। महिला आरक्षण विधेयक पर जो संवैधानिक संशोधन है उसको लेकर 3 दिन ये विशेष चर्चा जारी रहेगी, जिसकी शुरुआत आज से हो चली है। फराह वैस जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं, जो हमें बता रही हैं कि इस कानून की और इस अधिनियम की क्या वो जटिलता है जिसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष एक पेच फंसाता हुआ नजर आ रहा है। फराह जी, अब आगे जो भविष्य हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से कहते हैं कि विकसित भारत के विजन के साथ हमें आगे चलना होगा। ऐसे में महिलाओं का जो ये 33% का हक है, उसमें जो इनकी भागीदारी बढ़ेगी राष्ट्र निर्माण में, वे कितनी आगे एक अहम भूमिका निभाती हुई नजर आएगी? देखिए, जैसे अभी आपने कहा विकसित भारत, तो किसी भी समाज का जो विकास है वो इस बात से भी आंका जाता है कि वहाँ महिलाओं की क्या स्थिति है। अगर आपके यहाँ की महिलाएं जो हैं वो इतनी विकसित नहीं है और आपको नारी सशक्तिकरण के नाम पर रोजाना कुछ ना कुछ करना ही पड़ रहा है और इस तरह का संघर्ष करना पड़ रहा है और फिर भी उसको आगे नहीं आने दिया जा रहा है, तो आप इसे विकसित तो नहीं कह सकते। ये यहाँ पर स्थिति जो है वो थोड़ी सी क्रिटिकल है। इसलिए हम विकसित भारत अपने आप को कह सकें, ये ज़रूरी हो जाता है कि हम महिलाओं को बराबरी का अधिकार दें। महिलाओं को मतलब देने से ये है कि हम मांग नहीं रहे। सबसे बड़ी बात ये है, मुझे ये मतलब कहते हुए भी बड़ा अजीब सा लगता है कि भाई आप हमें अधिकार दो। ये अधिकार हमारा है, आपने इसको छीन रखा है हमारे से, आप इस पर से अपना क्लेम छोड़ दीजिए। मेरा ये कहना है, हम कोई आपसे भीख नहीं मांग रही महिलाएं। अगर एक आदमी आगे बढ़ करके जो महिलाओं का हक है वो उसको देने के लिए आज एक पहल हो रही है, तो आप क्यों नहीं चाहते कि महिलाओं को उसका हक दे दिया जाए, उसका हिस्सा दे दिया जाए। कल अगर आप धार्मिक व्यक्ति हैं, हम तो भारत में रह रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं हम लोगों की जो है वो धार्मिक जो आस्थाएं हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। तो कल अगर हम भगवान के यहाँ जाएंगे तो आप किस मुंह से उठा करके अपने आप को कह सकेंगे कि हमने दुनिया में इंसाफ किया है। तो अगर आप चुन करके एक ऐसी जगह गए हुए हैं जहाँ आपकी लायबिलिटी बनती है इस देश के लिए, तो अगर और आप इस तरह क्या अड़चने डालते हैं महिलाओं के लिए, तो कहीं ना कहीं आप दोषी हैं और कहीं ना कहीं समाज के दोषी हैं। और कल जब आपसे सवाल होगा और तो आप उसमें आपके पास में कोई जवाब नहीं होगा। ये जो पूरा संघर्ष है वो सुरक्षा, सम्मान और स्वाभिमान का है, जो कई दशकों तक महिलाओं से दूर रखा गया था, लेकिन अब वो पल आ चुका है जब हम यह हक महिलाओं को दें। बिल्कुल ये टाइम आ चुका है कि ये जो महिलाओं का हक है वो उनको मिलना ही चाहिए। और जब जो कल तक ये कह रहे थे कि भाई आप जल्दी करिए, तो आज अगर वो ये कहते हैं कि आप जल्दी क्यों कर रहे हैं, तो यही एक कॉन्ट्राडिक्शन है जो मेरी तो समझ से बाहर की बात है कि आप जो है अपने आप में आपके विचार जो हैं वो यह जो आपकी सूझबूझ है वही आपको क्लियर नहीं है कि आपको एक्चुअली करना क्या है। आप महिलाओं के हित में है या राष्ट्र के हित में है, या फिर सिर्फ और सिर्फ आप अपने पुरुष प्रधान समाज के हित में ही आप आगे बढ़ेंगे। फराज, अब आगे की जो राह है वो किस तरीके की होनी है, क्योंकि अब जब हम महिलाओं को 33% आरक्षण के साथ जब पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक देखेंगे तो ये देश कितना सुरक्षित और विकसित दिखेगा? देखिए ये इतना आसान नहीं है। मैं आपको बता दूं, जब ये एक्ट फ्रेम हो जाएगा और 33% का आरक्षण महिलाओं को मिल जाएगा तो पुरुष जो है वो कोई भी जो है क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ता या कोई भी मौका ऐसा नहीं छोड़ता जहां वो महिलाओं को दबाने की कोशिश नहीं करेगा। अगर 33% का आरक्षण मिल जाएगा, वो सीट जो है या वो टिकट जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएगा, वहाँ भी पुरुष अपनी जो है वो खुराफात से बाज नहीं आएगा। वहाँ भी ये कोशिश करेगा कि वो अपने घर की उस महिलाओं को उस महिला को टिकट दिलवा दे पार्टी की तरफ से कि जो बहुत ज़्यादा कुछ डिसीज़न ना ले सकती हो और वो उसके कहने के अनुसार ही चले। महिलाओं को टिकट मिल गया, उसका वो जीत गई, वो सदन में आ गई, लेकिन वो जो प्रधानपति या जो ये कह लीजिए एमएलए पति और ये सब होते हैं जी, तो उनको वहाँ अपने आप को समेटना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है। आप महिलाओं को इतना ज़्यादा डिग्रेड नहीं कर सकते कि वो जीती हैं और आप उस जीती हुई महिला को फिर सदन में ना आने दें, उसको अपना काम ना करना दें, उसको अपनी कैपेबिलिटी को ना समझने दें। ठीक है, हर कोई भी व्यक्ति पहली बार कभी ना कभी कोई काम करता है। आपसे सवाल ये है फराज जी कि जिस तरीके से हम महिला आरक्षण की से जुड़ी है यात्रा की बात कर रहे हैं और जिस पर चर्चा, जिस पे अमृत का जो निकल कर आएगा इस मंथन से वो देश की दिशा और दशा तय करने वाला है, लेकिन इसमें परिसीमन कितनी बड़ी भूमिका निभाएगा? क्या कोई पेच हो सकता है कानूनी प्रक्रिया में, कानूनी लिहाज से संसद में क्या कोई इसमें व्यवधान आ सकता है परिसीमन को लेकर, क्योंकि विपक्ष लगातार इस पर हमले कर रहा है? देखिए, जिस तरह से ये बातें हो रही हैं कि भाई साउथ में सीट्स कम हैं और वो उनका नेतृत्व घट जाएगा, ये तो वो सब बेकार की चीखाचिल्ली है। क्योंकि अगर जैसे अभी प्रोविज़न हो भी रहा है कि सीट्स बढ़ा दी जाएंगी और 850 जो है वो सीट्स हो जाएंगी, तब वो 33% का जो रेशो है वो वीमेन के लिए लाया जाएगा। तो इसमें कहीं ना कहीं जो है वो पुरुषों का जो है वो भी 1% बढ़ेगा। इस चीज़ को भी सोचना चाहिए। और ये जो डिलिमिटेशन की जो बात हो रही है कि पहले जो है वो जनगणना के बाद में ही डिलिमिटेशन हो और 2011 का जो आंकड़ा वो यूज़ कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। तो ये सिर्फ वो मुद्दे हैं जो इस विधेयक के रास्ते में जो है एक दीवार बन के खड़े हो रहे हैं और इस चीज़ को नहीं सामने लाना चाहिए। कल नहीं तो आज, आज नहीं तो अब ये शुरुआत कर देनी चाहिए। कबीरदास जी भी कह गए हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो अब वो वक्त आ गया है कि हमें जो है पॉजिटिव अपना सहयोग देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चर्चा में भाग लेने के लिए। और जो महिलाओं की किस तरीके से राष्ट्रीय भागीदारी अब इस महिला आरक्षण विधेयक के साथ जो संशोधन विधेयक लाए जा रहे हैं उसके साथ आगे बढ़ेगी। तो नारी केवल नाम नहीं है, ये शक्ति की पहचान है और संघर्षों से जो निखरती है वही सच्ची उड़ान है। इसी के साथ नारी शक्ति वंदन से जुड़ा ये जो खास कार्यक्रम था उसमें फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए DD न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए अनुमति।
रखें। नमस्कार।